हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझेंगे और इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हिंदी पेडागोजी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और सी टेट एग्जाम में आसानी से आप 30 में से 27-28 क्वेश्चन सही करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं मैं बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंद्र मिश्रा और सी टेट यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सीधे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके काम के हैं, बहुत ही सिलेक्टेड है जिससे बहुत से कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें से सही आंसर जो है 15 क्वेश्चन टोटल पढ़ने वाले हैं। कितने आपके सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास। अब भाषा कौशलों को सबसे पहले समझ लीजिए। भाषा के 4 कौशल होते हैं, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और सबसे आखिरी में आता है लिखना। सुबोपली के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल होते हैं और यही इसका सही क्रम है। ये भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले इंसान सुनता है, ठीक है। सुनता है तब चीज़ों को सीखता है और फिर बोलता है। उसके बाद पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए तो भाषा कौशलों का विकास क्या है? साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है या फिर साध्य है? क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले साध्य और साधन को समझिएगा। साध्य वो होता है, यानी कि साध्य को हम कह सकते हैं आसान भाषा में लक्ष्य। जो हमारा लक्ष्य होता है, गोल होता है, उसको हम साध्य कहते हैं। और साधन के थ्रू साध्य को प्राप्त किया जाता है, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। यानी कि हमारी जो पुस्तकें हैं वो क्या है? साधन है। पुस्तकें क्या है? साधन है, ठीक। जो पुस्तकें होती हैं वो साधन है। और साध्य क्या होता है? भाषा के कौशल जिसको हम सीखते हैं, यानी कि साधन के द्वारा हम साध्य को सीखते हैं, अर्जित करते हैं। तो चलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है? साध्य है, ठीक है। लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करना हर बच्चे के लिए जरूरी होता है। 139 का ए। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। अब चलिए सीधे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में ज़रूर आपके काम आएंगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। प्राथमिक स्तर पर, और जब भी क्वेश्चन करिएगा भले प्राथमिक स्तर क्वेश्चन में हो या ना हो, आप ये समझ जाइएगा कि प्राथमिक स्तर का ही हमें सोचकर, बच्चों को सोचकर आंसर करना है अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो। चलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। भाषा के कठोर आकलन पर, बी है भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर, सी है समृद्ध भाषिक परिवेश पर, या डी भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। तो चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सबको इसका सही आंसर पता होगा। लेकिन ये हम जान लेते हैं कि कौन सा इसमें नकारात्मक शब्द है हिंदी पेडागोजी के लिए, बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर के, कौन सा सकारात्मक। तो जो कठोर आकलन हो गया ये नकारात्मक है, आप सभी को पता है, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें भी नकारात्मक होती हैं बहुत हद तक। उसके बाद व्याकरणिक जानकारी भी नकारात्मक है। अब सीधे समृद्ध भाषिक परिवेश सही आंसर होगा। वैसे आपको नकारात्मक नहीं भी पता होता तो भी मुझे पता है कि आप सभी को समृद्ध भाषिक परिवेश वाला आंसर ही सही लगेगा और यही सही भी है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि नकारात्मक क्या है। तो कठोर आकलन, पाठ्य पुस्तक, व्याकरणिक जानकारी नकारात्मक है और समृद्ध भाषिक परिवेश सकारात्मक ऑप्शन है। तो सी सही होगा 143 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और आप अगर ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो आसानी से, अगर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करते होंगे 22-25 नंबर आपके सही होते होंगे हिंदी पेडागोजी में, तो इसको करने के बाद 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। भाषा में आकलन का अर्थ है। भाषा में आकलन का अर्थ क्या है? भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, या भाषा व्याकरण का आकलन। अब मान लीजिए आकलन आपको पता ही नहीं है कि क्या होता है। इस क्वेश्चन के थ्रू जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ आंसर मत जानिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आप समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। कॉन्सेप्ट समझेंगे जब ही एग्जाम में कर पाएंगे। तो आकलन मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक। अब आप क्या करेंगे? सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड को ढूंढिए। व्याकरण नकारात्मक शब्द है, डी ऑप्शन कट गया। साहित्यिक विधाओं की जानकारी प्राथमिक कक्षाओं में नकारात्मक शब्द है, ठीक है। अलंकारिक भाषा भी नकारात्मक शब्द है प्राथमिक कक्षाओं में, बचा ए ऑप्शन, यही सही होगा, ठीक है। भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, वैसे भी भाषा
का जो आकलन होता है प्राथमिक कक्षाओं में, उसका अर्थ होता है कि बच्चे भाषा का प्रयोग अपने रूप से अपने तरीके से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। भाषा आकलन का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे भाषा प्रयोग का विभिन्न संदर्भों में उपयोग कर सकें। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार या स्पष्टता। यह क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर इस क्वेश्चन का आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग अगर सही आंसर दे देंगे, सही आंसर बता देंगे, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि हिंदी पेडागोजी पे और सारे वीडियोज अपलोड नहीं करने हैं। आपकी हिंदी पेडागोजी बहुत अच्छे से तैयार है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर देने का मतलब यह है कि हिंदी पेडागोजी पे आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और इसका सही आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। 142 क्वेश्चन है, 142वां, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। जो हम बोलते हैं, बोल चाल की जो भाषा होती है, बोलने के माध्यम से हम अभिव्यक्त करते हैं, कुछ कहते हैं किसी सामने वाले से, उसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है इन 4 ऑप्शन में से? चलिए आप बताइएगा, होमवर्क है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेखन कौशल से संबंधित है। ठीक है, लेखन क्षमता। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? शुद्ध वर्तनी को, विचार तत्व को, सुंदर लेखन को या व्याकरणिक ज्ञान को? तो सबसे पहले नकारात्मक जो चीज़ें उनको काट दीजिए। व्याकरणिक ज्ञान कट जाएगा। ठीक है, सुंदर लेखन पे भी प्राथमिक कक्षाओं में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, धीरे धीरे वो चीज़ें सुधर जाती हैं। जो चीज़ें समय के साथ सुधर जाएंगी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे जो त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, छोटे बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, यह भी एनसीएफ 2005 के अनुसार बताया गया है कि गलतियां सीखने का अभिन्न अंग होती हैं। ठीक है, यह सीखने का अभिन्न अंग होती हैं और शिक्षक को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करना है। बच्चों को अवसर देना है कि बच्चे खुद से अपनी गलतियां सुधारें और सीखें खुद से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो सुंदर लेखन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये भी समय के साथ सुधर जाता है। व्याकरणिक ज्ञान तो प्राथमिक कक्षाओं में लगभग दिया ही नहीं जाता। ठीक है, अब बचा 2 ऑप्शन, शुद्ध वर्तनी और विचार तत्व। तो शुद्ध वर्तनी जो है, शुद्ध वर्तनी यानी कि जो, जैसे मान लीजिए कॉमा है, ठीक है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम अंडरलाइन करते हैं, जो भी ये चीज़ें हैं लिखने से संबंधित गलतियाँ, यह समय के साथ ये भी शुद्ध होती जाती हैं, सही होती जाती हैं। यानी कि विचार तत्व, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? विचार तत्व को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति। वहाँ पे लिखित लिखित अभिव्यक्ति की बात की जा रही थी, यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि बोलने चालने वाली बात। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है मौखिक अभिव्यक्ति। यानी कि आप जानना चाहते हैं कि बच्चा कितना बेहतर ढंग से अपनी बातों को सामने वाले से कह सकता है बोलकर, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होगी? कहानी को ज्यों त्यों दोहराना। कहानी को ज्यों त्यों दोहराने से हम कुछ नहीं पता लगा पाएंगे। कहानी सुनकर चित्र बनाना। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कहानी सुनकर शब्दतः लिखना या कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप किसी बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं, किसी, जाहिर सी बात है, रिलेटिव घर पे जब जाते हैं या आते हैं तो छोटे बच्चों से कहते हैं कविता सुनाओ, कहानी सुनाओ, पोएम सुना दो इंग्लिश में, और बच्चा धड़ 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 पोएम सुना देता है। तो क्या पोएम सुनाने से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हाँ बहुत अच्छा वो पढ़ने में है? वो रट्टू तोता होता है, छोटे बच्चे रट्टू तोता होते हैं, रट लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, इससे यह पता नहीं चलता कि उनको पढ़ने आ गया या फिर बहुत अच्छा अभिव्यक्ति आ गया, इस चीज़ से आप पता नहीं लगा सकते। तो कहानी या कविता को सुनकर ज्यों त्यों दोहराने से कुछ हम पता नहीं लगा सकते मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में। कहानी सुनकर चित्र बनाने से यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कहानी सुनकर शब्दता लिख देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कहानी सुनकर जब उसे अपनी भाषा में हम कहेंगे तो समझ जाएंगे हम कि अगर बच्चा कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कह लेता है तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है।
विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, ठीक है। भाषा शिक्षण, दूसरे के विचारों को शब्दता दोहराने की कुशलता का विकास, या पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना, या विभिन्न साहित्य विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। चलिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, कठिन शब्द हैं पहले ऑप्शन में, कट जाएगा, नकारात्मक हो गया। कठिन शब्द, व्याकरण शब्द नकारात्मक शब्द हैं। दूसरे के विचारों को शब्दता दोहराने मात्र की कुशलता, ठीक है, जहाँ पे मात्र लग गया, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ या मात्र, केवल, यह सब नकारात्मक शब्द हैं। सिर्फ, केवल, मात्र, ये सब नकारात्मक है प्राथमिक कक्षा में। ये भी कट गया, पहला कट गया, दूसरा कट गया। तीसरा है पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ, और चौथा विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। याद करना भी कट गया, ठीक है, याद करना नकारात्मक शब्द है, यानी कि ए, बी और डी कट गया, बचा सी, यही सही होगा हर हाल में, क्योंकि इसमें कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनना, ठीक है। यह आंसर हो सकता है कि आपको इतना सही ना लग रहा हो सी वाला, लेकिन जब ए, बी और डी कट गए, तीनों में नकारात्मक थे, तो जो आखिरी में बचेगा वही सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप स्पेशल स्टडी नोट्स लेना चाहते हैं CTET के लिए, सेलेक्टेड जो है कम समय में पढ़ने के लिए, तो 7905352723 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे CTET 2021 लिख के। एक बार आपको 100 रुपये का फीस पे करना होगा, और सभी सेलेक्टेड PDF नोट्स सभी सब्जेक्ट के, देखिए मैं यहाँ यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, सभी सब्जेक्ट के होंगे, साथ में NCF, ठीक है, और भी जो अलग से चीज़ें हैं पेडागोजी वगैरह की, ठीक है, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, ये सभी भी उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट होगा, पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ SST मिल पाएगा। तो लोग मैसेज करके यही चीज़ें बार बार पूछते हैं कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो इसलिए यहीं पे क्लियर कर दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक कैसा होना चाहिए, जिसमें किसके सरोकार झलकते हों। विस्तृत होना चाहिए और अभिभावकों के सरोकार झलकते हों, यानी कि विस्तृत हो फलक विषय वस्तु का, और अभिभावकों की इच्छाओं को पूरा करे, सिर्फ अभिभावकों की इच्छाओं को पूरा करे, नहीं, ऐसा नहीं है, डी कट गया। उच्च हो और विद्यालय के सरोकार झलकते हों, ठीक है, विद्यालय के सिर्फ सरोकार और अभिभावकों के सरोकार उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। उच्च हो और समाज के सरोकार झलकते हों, विस्तृत हो और समाज के सरोकार झलकते हों। तो देखिए यहाँ पे डी कट जाएगा क्योंकि सिर्फ इसमें अभिभावकों की बात की जा रही है, सी कट जाएगा क्योंकि सिर्फ विद्यालय की बात की जा रही है, ठीक है। बी और ए में सही आंसर एक होगा, आपने भी सही आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, विस्तृत होना चाहिए, उच्च सिर्फ उच्च नहीं होना चाहिए, विस्तृत होगा तो उच्च नीच जो भी बच्चों को ज़रूरत है वो होगा, ठीक है, इसलिए विस्तृत होना चाहिए। और समाज के सरोकार झलकते हों, क्योंकि समाज के अंदर विद्यालय भी आ जाएगा, अभिभावक भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। जो विस्तृत है यह थोड़ा सा सकारात्मक वर्ड है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च, कठिन, ठीक है, ये सब सकारात्मक वर्ड नहीं होते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 146 का ए सही आंसर है। अगला देखते हैं 147, सॉरी यहाँ पे सीरीज जो है ये ऊपर नीचे होगी, ठीक है, नंबरिंग ऊपर नीचे है, इसके पीछे का रीजन जस्ट इतना सा, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा मैं आप लोगों से। PDF में बहुत मुझे टाइम ही नहीं मिलता PDF अलग से क्रिएट करने का, अच्छे से टाइप करके, क्योंकि स्कूल जाना 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे स्कूल में रहना, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में लगते हैं, तो इसलिए टाइम बहुत कम बचता है, ठीक है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ चीज़ों को, क्वेश्चन को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के उसको समझ के समझाने की आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे के लिखित क्षमता का पहचाना। इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके काम आएगी। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। बी है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। सी है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना सॉरी, और डी है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो देखिए पहले ऑप्शन में सिर्फ लिखित क्षमता की बात की जा रही है, जबकि भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो भाषा शिक्षण की बात की जा रही है, तो सिर्फ लिखित क्षमता की पहचानना यह सही नहीं होगा।
डी में सिर्फ पठन क्षमता को पहचानने की बात की जा रही है, सी में सिर्फ मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानने की बात की जा रही है, लेकिन बी ऑप्शन में बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानने की बात की जा रही है। सहज भाषाई क्षमता में चारों कौशल आ जाएंगे। तो यानी कि बी वाले ऑप्शन में डी, सी और ए तीनों समाहित होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सी टेट में बहुत से ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे जिस होंगे तो चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है, इसमें ए भी शामिल है, इसमें डी भी है और इसमें सी भी है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। चलिए समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो अभी लाइक कम से कम कर दीजिए। 10-12 हज़ार लोग आप लोग टोटल देखते हैं वीडियो को, लेकिन लाइक मुश्किल से 1,000-2,000 आते हैं। सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली, ठीक है, भाषा वैज्ञानिक एक शब्द है टोटल, दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है? अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, या अंतर नहीं होता है। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, और क्यों सही आंसर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ए भी मैं आपको बता दूंगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है? अंतर होता है। चलिए इसका आंसर आप बताइएगा, मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है। भाषा को सीखा जाता है, बोली अर्जित की जाती है। ठीक, भाषा को सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए, बोली को सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों की जरूरत नहीं होती। ठीक है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जबकि बोली एक नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है। ठीक है, भाषा विस्तृत होती है और बोली सीमित होती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए होंगे आप। अब इसका सही आंसर 147 का आप लोग बताइएगा। चलिए बाकी सही आंसर जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा इसका आंसर, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं टैग कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और पैडागोजी के और वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप ये आज देख रहे हैं। ठीक है, डेली एक वीडियो आपको सुबह 8 बजे मिल जाता है, पैडागोजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं। तो यहाँ समझ गए होंगे आप, भाषा बोली में अंतर मैंने आपको समझा दिया। अब आप बताइए कि अंतर होता है, अंतर नहीं होता है, आंशिक संबंध होता है या आंशिक संबंध नहीं होता है। आंसर आप करेंगे। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं बता दूंगा। अगला देखिए, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आती हो। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आती हो। ऐसे जो भी क्वेश्चन हो जहाँ पे 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, कक्षा 5वीं का बच्चा, ठीक है, कक्षा 10वीं का बच्चा, इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने जहाँ पे किसी उम्र या किसी कक्षा विशेष बच्चे की बात की जाएगी, तो आप वास्तविक जीवन से जोड़ के प्रश्न को पढ़िएगा, उस एज के बच्चे को ध्यान में रख के आंसर करिएगा, हमेशा सही होगा। ठीक है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पे आप बातचीत कर सकते हैं जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो। संज्ञानात्मक दायरा आपको पढ़ना है तो जीन पियाजे का थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख? बताइए, भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुतलेख? तो श्रुतलेख। ठीक है, सिर्फ सुनकर लिखना, जैसे इमला होता है यहाँ पे, ठीक है, तो इमला क्या होता है, टीचर बोलते हैं और बच्चे उसको लिखते हैं। तो सुनकर लिखना भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, इससे सिर्फ लिखने वाले क्षमता का पता चलता है। सुन के लिखने से बस ये होता है कि हाँ बच्चा सुनता है और उसको लिख देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, घुमा फिरा के थोड़े से शब्द चेंज कर दिए जाते हैं
और क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, कि बच्चे कितने बेहतर ढंग से भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है? सभ्यता और संस्कृति है, सभ्यता और साहित्य है, संस्कृत और साहित्य है, संस्कृत और चुनौती है। ठीक है, तो बहुभाषिकता यानी कि जहाँ पे कई भाषाओं का प्रयोग किया जाए। जो केवीएस वगैरह के स्कूल होते हैं वहाँ पे बहुभाषिक बच्चे होते हैं। ठीक है, जो भी केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल, ये बहुभाषिक बच्चे वहाँ पे होते हैं। तो वह क्या है? हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता है और हमारी संस्कृत भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए, और इसके बाद कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए? संस्कृत पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, समावेशी शिक्षा पे वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी वगैरह के लिए और पैडागोजी के लिए। ठीक है, तो आपको इसके अलावा कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए? डेली आपको सुबह एक वीडियो प्रीवियस ईयर से तो मिलता ही है, सुबह 8 बजे तक या 8:30 बजे तक। ठीक है, 8 या 8:30 तक डेली आपको एक वीडियो मिलता है सुबह। शाम को भी एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कल से, और कोशिश रहेगी कि दोपहर में भी एक वीडियो आपको मिल जाए बेहतरीन, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। तो बताइए कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं? सहायक, निरर्थक, बाधक या अनुपयोगी। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें ये होगा कि जो पाठ्य पुस्तक में चीज़ें शामिल की गई हैं वह उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं, तो आप सीधे सीधे उसको उपयोगी बताएंगे, सार्थक बताएंगे, सहायक बताएंगे। क्यों? क्योंकि वह बहुत विशेषज्ञों के जांच पड़ताल के बाद, ठीक है, उस पर कमेटियाँ गठित की जाती हैं। एनसीएफ वगैरह के बारे में आपने सुना ही होगा, एनसीएफ। ठीक है, उसके बाद बच्चों की किताब में कोई भी चीज़ शामिल किया जाता है, तो कभी भी वह चीज़ बाधक नहीं हो सकती, अनुपयोगी नहीं हो सकती, निरर्थक नहीं हो सकता, सहायक ही होगा हर हाल में। सीटेट एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं। चलिए, और सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, संस्कृत पे जो आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, पहला वीडियो होगा पैसेज और अनसीन पैसेज जो आता है। ठीक है, गद्य और पद्य जो दो आते हैं, उसको कैसे आपको करना है सही, वो मैं आपको बताऊंगा। बस 1-2 वीडियो में पूरा संस्कृत क्लियर कर दूंगा, और 22-25 नंबर उसको भी मिलेगा जिसको संस्कृत में कुछ नहीं आता होगा। तो उस वीडियो को बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ मैं। साथ ही और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और पीडीएफ के लिए एक बार और नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, 7905352723। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। फीस मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, 100 रुपीज़ फीस है, और सभी सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स इसमें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।